यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। 3 महीने बाद आरव ने अपने से 300 मीटर आगे एक छेद भरे पेड़ को देखा। उसके सामने एक तलवार तैर रही थी, फिर भी वह बस पेड़ को घूर रहा था। एक निश्चित क्षण में आरव की आंखें केंद्रित हुईं और फिर एक स्विश की आवाज गूंजी। उसके सामने वाली तलवार ने अपने पीछे आफ्टरइमेज की एक श्रृंखला छोड़ दी, क्योंकि यह तुरंत पेड़ में घुस गई। 5 सांस का समय आरव ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपना सिर हिलाया। 3 महीनों की लगातार साधना के बाद उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक को छलांग और सीमा से सुधरा हुआ कहा जा सकता था। उसके नियंत्रण का क्षेत्र पिछले 30 मीटर से बढ़कर 300 मीटर से अधिक हो गया था और उसकी गति पहले की तुलना में अनगिनत गुना तेज थी। बेशक वह इसका बहुत श्रेय बुजुर्ग मुनिश को देता था। भले ही ऐसा था, आरव अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था, क्योंकि बुजुर्ग मुनिश ने एक बार कहा था कि वह तलवार नियंत्रण तकनीक के मूल सिद्धांतों को तभी समझ पाएगा जब वह एक ही सांस में एक तलवार को 300 मीटर तक नियंत्रित करने में सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में, उसे अभी भी मूल सिद्धांतों को समझने वाला नहीं माना जा सकता था। हालांकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि आरोहण रैंकिंग्स अब से 1 महीने में शुरू होने वाली थी। सही उल्लेख करने लायक बात यह थी कि उसकी साधना में सुधार हुआ था और वह पहला दिव्य स्तर के पहले रैंक से दूसरे रैंक पर चढ़ गया था। इसके अलावा केवल उसकी साधना में ही सुधार नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसकी तलवार इंटेंट भी दूसरे स्तर के चरम पर पहुंच गई थी। जब तक वह उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कारक को समझ लेता है, तब तक वह तुरंत तलवार इंटेंट के तीसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। उसके अलावा बुजुर्ग मुनिश के मार्गदर्शन में उसकी ड्रैगन ब्रेकर तकनीक पहले स्तर पर आ गई थी। जहां तक उसकी शक्ति की बात है, तो आरव भी इससे बेहद हैरान था। आरव ने अपनी तलवार को रख लिया और बुजुर्ग मुनिश की कुटिया की ओर चल दिया और फिर उसने उसकी ओर हाथ जोड़कर कहा, बुजुर्ग मुनिश, मुझे विदा लेनी है। दरवाजा धीरे से खुल गया इससे पहले कि बुजुर्ग मुनिश अंदर से बाहर निकले। उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, यह तलवार तुम्हारे लिए है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति का हाथ पूरी तरह से खाली था। बुजुर्ग मुनिश के खाली हाथों को देखते हुए आरव नहीं समझ पाया कि बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब है। अचानक आरव माथे पर बल पड़ा, क्योंकि उसने एक तलवार महसूस की थी और यह कोई चाल नहीं थी या इंटेंट से बनी नहीं थी। सच में वहां एक तलवार थी। आरव ने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। निश्चित रूप से वह एक म्यान वाली तलवार के संपर्क में आया। बुजुर्ग मुनिश, यह तलवार क्यों नहीं देखी जा सकती? इसे विशेष सामग्री से बनाया गया था और इसमें छिपाने का प्रभाव है। इसलिए इस तलवार को छिपी हुई तलवार भी कहा जाता है। हालांकि दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति ने इस तलवार को गढ़ा था, वह अपने परिवार में एक अप्रत्याशित घटना होने के कारण इस पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। इसलिए इस तलवार के भीतर एक प्राकृतिक तलवार आत्मा का जन्म नहीं हुआ। लेकिन यह अभी भी बुरा नहीं है। आखिरकार इस तलवार को पृथ्वी स्तर के मध्य ग्रेड पर माना जा सकता है, बुजुर्ग मुनिश ने कहा। पृथ्वी स्तर का मध्य ग्रेड? आरव चौंक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, धन्यवाद बुजुर्ग मुनिश। उसने मना नहीं किया, क्योंकि उसके पास एक उपयुक्त तलवार की कमी थी और यह स्पष्ट था कि यह तलवार उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। बुजुर्ग मुनिश ने एक सूची निकाली और उसे आरव को दे दी, इससे पहले कि उन्होंने कहा, ये आपके शरीर के भविष्य के ट्रेनिंग के लिए आवश्यक आत्मिक जड़ी बूटियां हैं। मेरे पास अब ये आत्मिक जड़ी बूटियां नहीं हैं, इसलिए बाहर की दुनिया में जाकर उन्हें किसी तरह हासिल करो। सही, थोड़ा और पाना सबसे अच्छा है, अन्यथा अंत में तुम्हें ही सहना पड़ेगा।
जब आरव ने सूची पर नजर डाली तो उसका चेहरा तुरंत कड़वा हो गया, क्योंकि कम से कम 20 प्रकार की आत्मिक जड़ी बूटियां थीं जो पृथ्वी स्तर की आत्मिक जड़ी बूटियां थीं। जहां तक गहन स्तर की आत्मिक जड़ी बूटियों की बात है तो 100 से अधिक प्रकार थीं। हालांकि सौभाग्य से वह अपनी वर्तमान संपत्ति से इसे सहन करने में सक्षम था, या बदतर स्थिति में बेचे जाने के लिए वह और अधिक तंत्र बना सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर आरव के सामने एक हल्का नीला घेरा दिखाई दिया। उन्होंने कहा, एक तलवार जो बहुत सख्त होती है वह आसानी से टूट जाती है। हालांकि तुम्हारे तलवार पथ को तुम्हारे जैसे चरित्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें और अधिक विनम्र होने की सलाह नहीं दे सकता। जो भी हो, युवावस्था में मत मरना। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बुजुर्ग मुनिश ने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर कुटिया में चले गए। आरव ने कुटिया की ओर एक शिष्य का अभिवादन किया और फिर वह यहाँ और नहीं रुका और हल्के नीले घेरे में चला गया। मृत्यु अंधकार खाई से बाहर आने के बाद की स्थिति। महामाया पर्वत में एक विशाल पेड़ के ऊपर एक महिला जिसने एक काला लबादा और एक काला मुखौटा पहन रखा था, अपने दिव्य दृष्टि का उपयोग करके आसपास की खोज कर रही थी। यह महिला पुष्प महल की वसुंधरा के अलावा और कोई नहीं थी। चूंकि वह सुधाकर को नाराज करने से डरती थी, इसलिए वसुंधरा केवल आरव से निपटने के लिए विनाश संघ को किराए पर लेने के लिए पैसे खर्च कर सकती थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में मृत्यु अंधकार खाई में कूद गया था। अगर विनाश संघ की एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होती तो उसे लगता कि विनाश संघ उसे धोखा दे रहा है। वह नहीं जानती थी कि आरव मृत्यु अंधकार खाई में क्यों कूदा था, लेकिन वह जानती थी कि आरव निश्चित रूप से मौत की तलाश नहीं करेगा, क्योंकि आरव अपनी मां को बचाना चाहता था। लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद वह डार्क बिस्ट को नियंत्रित करने की उस तकनीक के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थी और वह अकेले आरव को खोजने के लिए महामाया पर्वत आ गई थी। हालांकि 1 महीने से अधिक समय तक भेड़िया घाटी में रहने के बाद कुछ डार्क बिस्ट के अलावा उसने आरव की परछाई तक नहीं देखी थी। इसके अलावा वह कई बार मृत्यु अंधकार खाई में आई थी, फिर भी अंत में कूदने की हिम्मत नहीं हुई। क्या मजाक है। यहाँ तक कि एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी वहां जाने के बाद वापस नहीं आ पाया, तो वह जैसी एक छोटी सी आत्मिक स्तर की विशेषज्ञ वहां जाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। वसुंधरा ने आह भरी और जाने ही वाली थी। वह आखिर में पुष्प महल की पुष्प गार्ड की सदस्य थी और उसके पास पुष्प महल में पूरा करने के लिए कई असाइनमेंट थे। इसलिए उसके लिए लंबे समय तक संप्रदाय के बाहर रहना असंभव था। ठीक उसी समय जब वसुंधरा जाने वाली थी, अचानक वह मुड़ी और दाहिनी ओर देखा और फिर उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक उठी। जैसे ही उसकी आकृति चमकी और मौके पर ही गायब हो गई। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आत्मिक स्तर विशेषज्ञ से मुकाबला। आरव का भाव इस क्षण बेहद भद्दा था, क्योंकि जैसे ही उसने मृत्यु अंधकार खाई को छोड़ा, उसे एक काली लबादा पहने महिला ने रोक लिया था। इसके अलावा छोटे साथी ने उसे बताया कि यह काली लबादा पहने महिला पुष्प महल की वसुंधरा के अलावा और कोई नहीं थी। मृत्यु अंधकार खाई के तल पर इन कुछ महीनों में उसकी ताकत को छलांग और सीमा से आगे बढ़ा हुआ कहा जा सकता था, लेकिन वह जानता था कि वह एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ को मारने में असमर्थ था। तुम मृत्यु अंधकार खाई से सुरक्षित कैसे निकले? वसुंधरा ने आरव को घूरते हुए धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज बदल दी गई थी और यह उसकी मूल आवाज नहीं थी। आरव अचंभित था।
उसे कैसे पता चला कि मैं मृत्यु अंधकार खाई में दाखिल हुआ था? एक पल में आरव ने कुछ सोचा और एक ठंडी चमक उसकी आंखों में चमकी जैसे ही उसने कहा, वसुंधरा, उस खूनी पेशेवर को तुमने ही किराए पर लिया था। जब आरव ने उसकी पहचान उजागर की तो वसुंधरा ने बस अपना मुखौटा हटा दिया जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया और उसने कहा, बच्चे, कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कब्जे में वास्तव में बहुत सारे रहस्य हैं। यहाँ तक कि आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी मृत्यु अंधकार खाई में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेंगे, फिर भी तुम नीचे गए और सुरक्षित रूप से वापस भी आए। इसके अलावा तुम्हारे पास डार्कबिस्ट को नियंत्रित करने की वह तकनीक है। मुझे ये रहस्य बताओ और मैं तुम्हें थोड़ी अधिक तेजी से मरने दूंगी। तुम क्या सोचते हो? मेरी मां को जाने दो और मैं तुम्हें वो दोनों रहस्य बता दूंगा। तुम क्या सोचते हो? आरव ने कहा। वसुंधरा की निगाह ठंडी हो गई जैसे ही उसने कहा, तुम्हारी मां ने महल के नियम तोड़े। यहाँ तक कि महल मालकिन के पास भी उसे जाने देने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगी, मुझे वो दोनों रहस्य बताओ और मैं तुम्हें थोड़ा अधिक तेजी से मरने दूंगी। अन्यथा तुम जल्द ही मरना चाहोगे भी तो मर नहीं पाओगे। भले ही मेरे पुष्प महल की यातना के तरीके भूत संप्रदाय से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से इसे आजमाना नहीं चाहोगे। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने रहस्य बताऊं? जरूर। मुझे पुष्प महल में मेरी मां की हालत के बारे में बताओ, आरव ने धीमी आवाज में कहा, अन्यथा भले ही तुम मुझे मार डालो, तुम कोई रहस्य हासिल नहीं कर पाओगी। मुझ पर विश्वास करो, भले ही तुम भूत संप्रदाय के तरीकों का इस्तेमाल करो, तुम मुझसे जो चाहती हो उसे हासिल करने का सपना ही देख सकती हो। वसुंधरा की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था, तुम्हारी मां निष्प्रेम खाई के तल पर ठंडी हवाओं से पीड़ित होगी। तुम्हारी मां के शरीर की वर्तमान स्थिति के साथ उसके लिए कुछ वर्षों से अधिक सहन करना पूरी तरह से असंभव है। हालांकि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुष्प महल उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। पुष्प महल उसके जीवन की रक्षा के लिए सभी प्रकार की आत्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग करेगा ताकि वह वहां ठंडी हवाओं का ठीक से आनंद ले सके। अतीत में संप्रदाय के नियमों को तोड़ने वाले लगभग सभी लोग कुछ वर्षों तक पीड़ित होने के बाद मर नहीं पाए थे। उन सभी को इस हद तक प्रताड़ित किया गया था कि उनके दिमाग ढह गए, इससे पहले कि संप्रदाय ने उन्हें मरने की अनुमति दी। आरव ने गहरी सांस ली इससे पहले कि उसने शांत अभिव्यक्ति के साथ वसुंधरा को घूरा और उसने कहा, वसुंधरा, यह कहा जा सकता है कि यह सब तुम्हारी वजह से है कि मेरी मां को यह सारा दर्द सहना पड़ रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरी मां द्वारा सहे गए दर्द का 100 गुना चुकाऊंगा। मैं आरव गारंटी देता हूं कि वह दिन आएगा जब मैं इस संप्रदाय पुष्प महल को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। भले ही उसकी आवाज बेहद शांत थी, यह एक ज्वालामुखी की तरह थी जो फटने वाला था। हाँ हाँ, वसुंधरा जोर से हंसी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी उपहास को बिल्कुल भी नहीं छिपाया जैसे ही उसने कहा, पुष्प महल को इस दुनिया से गायब कर दूं? तुम चलो भूल जाओ कि तुम सिर्फ पहला दिव्य स्तर पर हो, तो क्या हुआ अगर तुम राजसिंहासन स्तर प्राप्त कर लेते हो? मेरे पुष्प महल के संसाधन और भंडार ऐसी चीजें नहीं हैं जिनकी तुम कल्पना कर सको। मैं तुम पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहूंगी। चूंकि तुम मजबूर हुए बिना आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हो, तो दोष मत देना। वसुंधरा ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब आरव चला। आरव ने 3 तंत्र निकाले और उन्हें खुद पर चिपका लिया और फिर उसकी आकृति चमकी जैसे ही वह विस्फोट से वसुंधरा की ओर भागा। जब उसने आरव को हमला करते देखा तो वसुंधरा के चेहरे पर उपहास और गहरा हो गया। हालांकि ठीक उसी समय जब आरव उससे 27 मीटर दूर पहुंचा,
उसका भाव तुरंत हिंसक रूप से बदल गया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव स्वाभाविक रूप से मृत्यु को बुलावा नहीं दे रहा था जब उसने हमला किया। ठीक उसी क्षण जब वह चला, उसने खुद को एक उच्च श्रेणी का शक्ति तंत्र और स्ट्राइडर तंत्र चिपका दिया था। बेशक इन दोनों तंत्रों से बढ़ावा मिलने के बावजूद यह अभी भी उसके लिए वसुंधरा के विरुद्ध जाने के लिए अपर्याप्त था, जो पहले से ही आत्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी। इसलिए जब वह वसुंधरा से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो उसने वे वज्रपात तंत्र फेंक दिए थे जो सुधाकर शान ने उसे उस दिन दिए थे। वसुंधरा के चेहरे का भाव ठीक इन्हीं 3 वज्रपात तंत्रों के कारण बदला। तीनों वज्रपात तंत्र हवा में फट गए। काले बादलों का एक बड़ा विस्तार तुरंत संघनित होकर आकार ले लिया और फिर 3 मोटे और बड़े बिजली के खंभे काले बादलों के भीतर से वसुंधरा की ओर नीचे उतर आए। इसके अलावा वे इतने तेज थे कि वसुंधरा जैसी आत्मिक क्षेत्र की विशेषज्ञ भी उनसे बच नहीं पाई। वसुंधरा ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक गूढ़ ऊर्जा अवरोध तुरंत आकार ले लिया। उसी समय एक ढाल जो ऐसा लग रहा था जैसे कि पंखुड़ियों से बनाई गई हो, उसके ऊपर तैरने लगी थी। बैंग बैंग बैंग। बिजली के तीनों खंभों ने ढाल पर वार किया और बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहटें गूंज उठीं। उसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ ढाल टुकड़ों में बदल गई, जो पूरे आसमान में बिखर गए, जबकि बिजली के तीनों खंभे बिखरे नहीं थे। उनकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई, क्योंकि वे गूढ़ ऊर्जा अवरोध के नीचे वसुंधरा की ओर नीचे उतर गए। 100 पुष्प हथेली। ठीक उसी समय जब बिजली के बोल्ट अवरोध पर वार करने वाले थे, वसुंधरा की क्रोधित चीख अचानक गूंज उठी और फिर गूढ़ ऊर्जा से बनी एक ऊर्जा हथेली तीनों बिजली के बोल्टों का अभिवादन करने के लिए ऊपर उठी। बैंग। एक भयंकर धमाका गूंज उठा। हवा की लहरें अचानक उस स्थान से बाहर निकलीं जहां हथेली और बिजली टकराईं, और जहां से भी यह गुजरी सभी पौधे और पेड़ तुरंत नष्ट हो गए। उसी समय ऊर्जा हथेली भी हवा में बिखर गई थी। हालांकि उन 3 बिजली के बोल्टों में से केवल 2 ही बिखरे थे, और उनमें से एक ने बिना किसी रुकावट के वसुंधरा द्वारा बनाए गए अवरोध पर सीधे गिर गया। बैंग। एक और भयंकर धमाका गूंजा। हवा की लहरें वसुंधरा को प्रकट करने के लिए बिखर गईं। हालांकि वसुंधरा द्वारा संघनित अवरोध ने बिजली के बोल्ट को रोक दिया था, यह बहुत स्पष्ट था कि वसुंधरा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके कपड़े पहले ही तार-तार हो चुके थे। इसके अलावा उसके बाल खड़े थे जैसे कि वे फट गए हों। ठीक उसी समय जब बिजली का आखिरी बोल्ट चारों ओर बिखर गया था, आरव वसुंधरा के सामने आ गया। वह स्वाभाविक रूप से इतना भोला नहीं होगा कि यह सोचे कि वह केवल 3 वज्रपात तंत्रों पर निर्भर रहकर वसुंधरा को मार पाएगा। आखिरकार वसुंधरा आत्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर की विशेषज्ञ थी। यह तब तक पर्याप्त था जब तक कि तीनों तंत्र वसुंधरा को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थे, क्योंकि जब तक वह घायल होती तब तक उसके पास एक अवसर होता। हालांकि यह अवसर काफी छोटा था, फिर भी यह अंत में एक अवसर था। आरव को अपने दिल में खुशी हुई जब उसने वसुंधरा का रूप देखा, और फिर एक क्रूर अभिव्यक्ति उसके मुंह के कोनों पर छा गई जब उसने अपनी तलवार निकाली और उसे वसुंधरा की ओर नीचे की ओर झुका दिया। आरव इस बार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा था, जरा भी नहीं। उसके शरीर की ताकत, उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा, उसका तलवार इंटेंट शक्ति तंत्र से बढ़ावा। मौके पर ही कई भयानक सरसराहट की आवाजें गूंज उठीं। यह हवा के फटने की आवाज थी। वसुंधरा ने राहत की सांस ली जब उसने बिजली की अंतिम कतरा को बिखरते देखा, और फिर उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक कतरा उठी जब उसने आरव को अपने सामने आते देखा।
यह युवक सचमुच मृत्यु को बुलावा दे रहा है। भले ही मुझे अब आंतरिक चोटें लगी हों, मैं फिर भी एक ऐसी हस्ती नहीं हूं जिसके विरुद्ध पहला दिव्य स्तर का एक नन्हा गूढ़ साधक जा सके। वह बिल्कुल भी नहीं जानता कि आत्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने भयानक होते हैं। हालांकि उसके मुंह के कोनों पर उपहास फैला ही नहीं था कि उसकी आंख की पुतलियां अचानक हिंसक रूप से संकुचित हो गईं। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थीं क्योंकि उसने तलवार इंटेंट को महसूस किया था। भले ही वह सदमे में थी, उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी और उसने अपना दाहिना हाथ रोकने के लिए उठा दिया था जब आरव की तलवार उसके सामने आ गई थी। बेशक वसुंधरा आरव द्वारा काटे जाने के लिए अपना हाथ नहीं देगी। उसकी कलाई पर एक काला कंगन था और यह एक साधारण कंगन नहीं था, बल्कि एक उच्च श्रेणी का गूढ़ स्तर रैंकिंग खजाना था। क्लांग। धातु के टकराने की एक स्पष्ट और गूंजने वाली आवाज चारों ओर गूंज उठी। उसके बाद एक धमाका गूंज उठा। वसुंधरा की चकित नजर के तहत उसका उच्च श्रेणी का गूढ़ स्तर रैंकिंग खजाना टुकड़ों में फट गया। लेकिन भले ही खजाना टुकड़ों में फट गया, आरव की तलवार द्वारा ले जाई गई ताकत बाधित हो गई थी और उसमें वह बल नहीं था जो उसमें कुछ क्षण पहले था। यह देखकर कि उसका हमला बाधित हो गया था, आरव ने बस अपनी तलवार छोड़ दी और उसने अपना दाहिना हाथ एक मुट्ठी में कस लिया। उसके मुट्ठी पर सुनहरी रोशनी की एक परत दिखाई दी और फिर उसने उसे जोर से वसुंधरा की छाती पर दे मारा। वसुंधरा अपने खजाने के विनाश को देखकर सदमे और क्रोध दोनों में थी। वह इस तथ्य से हैरान थी कि उसके सामने इस युवक के पास इतनी भयंकर शक्ति थी कि वह वास्तव में उच्च श्रेणी के गूढ़ स्तर के खजाने को टुकड़ों में उड़ा सकता था। वह इस बात से नाराज थी कि उसके जैसा एक प्रतिष्ठित आत्मिक क्षेत्र का विशेषज्ञ वास्तव में पहले दिव्य स्तर के गूढ़ साधक द्वारा इस हद तक धमकाया गया था। अगर यह खबर फैल गई तो वह वसुंधरा निश्चित रूप से अपनी इज्जत खो देगी। भले ही वह सदमे और क्रोध में थी, आरव के मुक्के का सामना करते समय वसुंधरा ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अगर यह एक सामान्य समय पर होता तो वह स्वाभाविक रूप से निडर होती, लेकिन अब हालांकि पहले की वज्रपातों ने उसे जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने उसके आंतरिक अंगों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया था कि उसने कुछ उच्च श्रेणी की तकनीकों को प्रयोग करने के लिए अपनी गूढ़ ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। ठीक इसी वजह से उसने आरव के तलवार के वार को बाधित करने के लिए उस रैंकिंग खजाने का उपयोग किया था, और यह भी यही कारण था कि वह केवल निष्क्रिय रूप से लड़ सकती थी और हमला करने की पहल नहीं कर सकती थी। वसुंधरा ने अपनी दाहिनी हथेली आरव की मुट्ठी की ओर थप्पड़ मारी। बैंग! आरव की मुट्ठी द्वारा ले जाई गई भयंकर शक्ति के कारण वसुंधरा तुरंत हवा में उड़ गई। हवा के बीच में वसुंधरा के मुंह से ताजा खून का एक घूंट निकला जबकि सदमे ने उसे भर दिया। वह जानती थी कि उसने इस बार आरव को कम करके आका था। ऐसी शक्ति पहले दिव्य स्तर के गूढ़ साधक के पास कैसे हो सकती है? यहां तक कि एक राजा स्तर डार्क बिस्ट की शक्ति भी इससे केवल बराबरी पर होगी। यह युवक आखिर किस तरह का अजूबा है? वसुंधरा ने उसे कम करके आका था, लेकिन वह वसुंधरा को कम करके नहीं आकेगा। बुजुर्ग मुनिश के मार्गदर्शन से उसका शरीर पहले ही राजा स्तर डार्क बिस्ट के बराबर हो गया था, और इस तथ्य के साथ कि उसने उच्च श्रेणी के शक्ति तंत्र का उपयोग किया था, जबकि उसके पास मौजूद सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से बढ़ावा मिल रहा था। ऐसी स्थिति में आरव की शक्ति एक राजा स्तर डार्क बिस्ट से भी श्रेष्ठ थी। जब किसी का दुश्मन कमजोर स्थिति में हो तो लगातार हमला करें, आरव इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझता था। बेशक वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। तूफान चाल, भयंकर वार और स्ट्राइडर तंत्र से बढ़ावा मिलने के तहत
आरव का शरीर एक काली छाया में बदल गया जो वसुंधरा के जमीन पर उतरने से पहले ही उसके सामने आ गया, और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसे उस पर एक बार फिर से झुका दिया। तलवार की एक बर्फसफेद चमक चमकी, और यह तब बनी जब आरव ने अपनी तलवार निकाली। जहां से भी तलवार गुजरी, हवा पूरी तरह से कट गई, जबकि हवा से भयानक विस्फोटों की कतराएं गूंज उठीं। इस क्षण वसुंधरा के चेहरे पर उपहास का कोई निशान नहीं था, और उसका भाव बेहद गंभीर था। अगर वह अच्छी स्थिति में होती तो आरव को मारना उसके हाथ पलटने जितना आसान होता, क्योंकि पहले दिव्य स्तर के गूढ़ साधक आत्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा क्रियान्वित तकनीकों का पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ थे। हालांकि उसने जल्दबाजी में कोई तकनीक क्रियान्वित करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब उसने ऐसा किया तो इससे उसके शरीर को अपूरणीय क्षति होने की बहुत संभावना थी। दूसरे शब्दों में, आरव इस समय उसके जीवन को खतरे में डालने में सक्षम था। भले ही वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन यह एक तथ्य था। इस बार वसुंधरा ने आरव के वार का सामने से विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने पैरों से जमीन को हल्के से टैप किया, इससे पहले कि उसकी आकृति विस्फोटक रूप से पीछे हट गई। हालांकि ठीक उसी समय जब वह पीछे हटी थी, आरव एक बार फिर उसके सामने आ गया था, और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और ठीक पहले की तरह झुका दिया। वसुंधरा की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि उनके भीतर भयानक हत्या का इरादा चमक उठा। वह सचमुच बहुत आगे जा रहा है। अपने क्रोध के प्रभाव में वसुंधरा ने अपने शरीर की स्थिति के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। उसकी गूढ़ ऊर्जा बढ़ी, जबकि उसका बायां हाथ तुरंत ऊर्जा की एक पतली परत से ढक गया, और फिर उसने आरव की छिपी तलवार को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों को एक साथ कस लिया। भले ही छिपी तलवार दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके निशान बेहद स्पष्ट थे, क्योंकि जहां भी वह गुजरी, हवा में प्रकाश का विनाश की एक कतरा बनी। आरव की तलवार पकड़ने के बाद वसुंधरा ने थोड़ा बल लगाया, जिससे छिपी तलवार आरव की पकड़ से छूट गई। उसी समय उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसकी गूढ़ ऊर्जा का जबरदस्ती उपयोग करने की उसकी कार्रवाई ने उसके आंतरिक अंगों को प्रभावित किया था। जब उसकी तलवार जब्त कर ली गई तो आरव का भाव न केवल एक जैसा रहा, बल्कि इसके बजाय उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान भी उभरी। उसने अपना सांस बर्बाद नहीं किया या संकोच नहीं किया, क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ को एक बार फिर मुट्ठी में कस लिया और फिर उसे सीधे वसुंधरा की छाती पर दे मारा। जब उसने आरव के मुक्के को उड़ते हुए देखा तो वसुंधरा ने अपने शरीर की असुविधा को दबा दिया, और फिर उसने छिपी तलवार पकड़ी और उसे आरव की मुट्ठी की ओर घुमाया। हालांकि ठीक उसी समय जब तलवार आरव की मुट्ठी को छूने वाली थी, वह अचानक वसुंधरा के हाथ में कांपने लगी। इस अचानक और अप्रत्याशित घटना के कारण वसुंधरा चकित रह गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथ में तलवार वास्तव में उसकी पकड़ से छूटने के कगार पर थी। क्लांग! ठीक उसी समय जब वसुंधरा अपनी गूढ़ ऊर्जा को फिर से प्रसारित करने और इस तलवार को नियंत्रित करने का इरादा कर रही थी, एक स्पष्ट और गूंजने वाली तलवार की दहाड़ गूंज उठी। छिपी तलवार वसुंधरा की पकड़ से संघर्ष करके मुक्त हो गई, और फिर उसने वसुंधरा के गले पर वार किया। उसी समय आरव की मुट्ठी वसुंधरा की छाती के सामने आ गई थी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।